सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इसके पहले ऑलरेडी 3 वीडियोस आ चुके हैं इस चैप्टर के, ये चौथा वीडियो है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से लैटिन और ग्रीक स्टडीज जो होते थे उस समय बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। चर्च के जो फादर्स जो होते थे या चर्च के हेड जो होते थे किस तरीके से जो है अपने आप को सर्वोपरि मानते थे, किस तरीके से लोगों को जो है कंट्रोल करते थे, ये सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस कर ली थी। अब आगे देखते हैं, डिड वुमेन आल्सो पार्टिसिपेट इन ह्यूमनिस्ट स्टडीज। उस समय लैटिन और ग्रीक में क्या होता था, ह्यूमैनिटीज का स्टडीज होता था। तो उस समय क्या मेल तो स्टडी करते ही थे ह्यूमैनिटीज का, क्या उस समय फीमेल को भी ये अधिकार था या ये राइट था कि वो भी क्या कर सके, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का स्टडी कर सके? तो इसका आंसर है नहीं। In those days, only men received formal education. Women were expected to look after the household. उस समय जो ह्यूमैनिटीज की स्टडीज जो होती थी 16th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में, वो सिर्फ और सिर्फ करने का राइट किसको था? मेंस को था, वुमेन्स को नहीं था। वुमेन्स के लिए लोगों के दिमाग में ये था कि वो थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ ले, थोड़ा बहुत नाम लिखना आ जाए, थोड़ा बहुत चीजें समझ जाए, उसके बाद उनको तो घर ही संभालना है शादी करके। इसीलिए उनको स्टडी करने का राइट जो है नहीं दिया जाता था यूरोप में पहले भी। But there were a few women who broke these barriers and studies Greek and Latin, making a name of themselves among the humanities writer. लेकिन ये जो बैरियर उस समय था कि वुमेन्स जो है लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज का स्टडी नहीं कर सकती हैं या ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ सकती हैं, इन बैरियर्स को उस समय की कुछ जो लेडीज थी, कुछ जो वुमेन्स थी, उन्होंने ब्रेक किया। और ब्रेक करके उन्होंने ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उन्होंने जो है बहुत अच्छे अच्छे बुक्स भी लिखे। वन ऑफ देम वाज कैसेंड्रा फेडेले। इनका जो बर्थ है वो 1465 में हुआ था, मतलब 15th सेंचुरी में, और इनका डेथ हुआ था 16th सेंचुरी में, 1558 में। शी बिलीव दैट वुमन टू शुड बी अलाउड टू लर्न द क्लासिक्स। ये वो पहली महिला है जिन्होंने भी लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस को पढ़ा था। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि जिस तरीके से मेन को राइट है कि लैटिन ग्रीक लैंग्वेज ह्यूमैनिटीज पढ़ सकते हैं, सेम राइट वुमेन्स को भी मिलना चाहिए। In those days, Venice was a republic, but women were not allowed to participate in public life. उस समय जो फ्रांस का जो पेरिस जो था, उस समय यूरोप कंट्रीज में जो है क्या था, एक जगह था, ये एक कंट्री था, बोल सकते हो वेनिस। वेनिस जो है रिपब्लिक था। रिपब्लिक मतलब सबको सारे अधिकार थे, लेकिन फिर भी वुमेन्स को जो है क्या था, बहुत सारे राइट्स नहीं थे, जैसे उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। Fedele felt this was a barrier that limited freedom and democracy and gave precedence to the need and the wishes of men. और ये जो फिडेले थी, उनको ये लगता था कि ये जो राइट जो वुमेन से छीना जा रहा है, ये सही नहीं है, ये पूरी आजादी नहीं है, ये रेस्ट्रिक्शंस के साथ आजादी है, और ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। She was among the first women to criticize the male country system, paving the way for the later feminist thinking to emerge. ये वो पहली महिला थी जिन्होंने क्या क्या क्रिटिसिज्म किया, क्योंकि उस समय वुमेन्स को राइट नहीं था कि मेल के अगेंस्ट में कुछ भी बोल सके। लेकिन ये पहली वुमेन थी जिन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये जो दुनिया है, ये जो सोसाइटी है, वो मेल कंसेंट्रिक होते जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फीमेल्स को भी सारा चीज का राइट प्रॉपर जो है मिलना चाहिए करके। ठीक है, और बाद में फिर इन्हीं के कारण जो है लोगों के दिमाग में फेमिनिस्ट के जो है थॉट्स जो है आए कि हाँ भाई, वुमेन्स को भी सही राइट देना चाहिए करके। Another famed humanist was the Italian Niccolo Machiavelli. Machiavelli का आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छे जो है क्या है राइटर है। ठीक है, तो उस समय जो है क्या थे, एक इटली के जो है एक पर्सन थे, निकोलो मैकियावेली। ही पब्लिश्ड एन इंपॉर्टेंट बुक कॉल्ड द प्रिंस। इन्होंने एक बुक पब्लिश किया 1513 में, द प्रिंस नाम से। इट वॉज बेसिकली स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ये जो है बुक जो पब्लिश किया गया था द प्रिंस, ये बेसिकली पॉलिटिक्स के बारे में था कि स्टडी कैसे करेंगे पॉलिटिक्स का। इट इन्वेस्टिगेटेड हाउ पॉलिटिकल प्रोसेसेस एक्चुअली हैपन इन द रियल वर्ल्ड रेदर देन सम इमेजिनरी और आइडियल सिचुएशन। इन्होंने अपने किताब में लिखा था कि किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम एक्चुअल में वर्क करता है, किस तरीके से जो है चलता है। और ये जो हम जो सोचते हैं ना कि पॉलिटिकल लीडर्स बहुत अच्छे होते हैं, सब काम अच्छे से करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, ये नहीं। ये जो हम लोगों की जो थिंकिंग थी वो काफी हद तक गलत थी। उन्होंने एक्चुअल में बताया था कि पॉलिटिक्स कैसे काम करता है।
It describes how a king can acquire autocratic power by the filling himself of all moral compunction। और इन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कि इस बुक में कि किस तरीके से जो राजा होते थे, जो किंग होते थे, वो अपने आप को सारे मोरालिटी को हटाकर जो है, सारे उनके मोरल जो एथिक्स होते हैं सबको छोड़कर जो है अपने आप को जो है ऑटोक्रेटिक के सुपर पावर जो है पब्लिक के बीच में अपने आप को रखते हैं। ठीक है, किसी चीज का इनको टेंशन नहीं है, कोई मोराल नहीं है, बस अपने आप को पूरे पब्लिक का क्या मानना है, सुपीरियर मानना है। ये थॉट लेकर उस समय के किंग्स जो है चलते थे, ये इन्होंने अपने किताब में लिखा है। In this way, we see how the study of ancient classic gave rise to humanities. Humanist studies strengthened people's power of self-expression and critical thinking. ह्यूमनिज्म के सब्जेक्ट को स्टडी करने के बाद लोगों के अंदर में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और इसके कारण से अब वो चीजों को क्रिटिकली थिंकिंग करने लगे, ब्लाइंडली जो है किसी भी चीज को फॉलो नहीं करने लगे। It eventually led to opposition of the church. Among the permanent changes it made, the most important were liberal classic education and intellectual freedom. और ये जितने भी लोग जो थे, जो ग्रीक लैटिन पढ़ते थे, ग्रीक पढ़ते थे, अब ये चर्च का क्रिटिसिज्म करने लगे। पहले चर्च जो फादर जो होते थे, चर्च के जो हेड होते थे, वो जो भी बोल दिए उस पर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करता था, ब्लाइंडली फॉलो करते थे। लेकिन जब ये क्लास जो है क्या हुआ, बिल्डअप हुआ, कौन सा क्लास, लैटिन और ग्रीक पढ़ने वाले क्लास जो बिल्डअप हुए, इसके बाद से उन्होंने चर्च के सारी बातों को मानने से मना कर दिया और इन्होंने जो है चर्च के अपोजिशन में जो है बोलना चालू कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़े चेंजेस का क्या था, इंडिकेशन था। फिर बाद में जाकर यूरोप जो है इस तरीके से फ्रीडम हुआ, फिर सबको वहां पर जो है क्या मिले, राइट्स जो है मिले, सबको अपने अधिकार मिले कि हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, मेल्स को भी पढ़ने का राइट है, फीमेल को भी पढ़ने का राइट है, इस तरीके का राइट्स जो है बाद में उन सबको जो है मिलने लगे। अब देखते हैं जिस तरीके से चेंजेस यूरोप में होने लगे काफी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, इंडिया में उस समय क्या सिचुएशन चल रही थी। We saw earlier that even in India, Sanskrit, Persian, Arabic and other classic were widely studied and translated. जिस तरीके से यूरोप में लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस को अलग अलग भाषाओं में रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाया जा रहा था, उसी तरीके से हमारे इंडिया में भी संस्कृत हो गया, पर्शियन हो गया, अरेबिक हो गया और जो अलग अलग लैंग्वेजेस में जो लिखे हुए बुक्स जो होते थे वो भी ट्रांसलेट किए जाते थे। जैसे हमारे इंडिया में पहले संस्कृत में जो है रामायण होता था, महाभारत होता था, इनको जो है पर्शियन लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट किया जाता था और ट्रांसलेट करके जो दूसरे लैंग्वेज के जो लोग होते थे उनको पढ़ते भी थे। द मुगल emperors and even the minor king encouraged such initiative। और मुगल जो इंपेयर होते थे वो बेसिकली इन पर ज्यादा फोकस करते थे, ज्यादा इंटरेस्टेड रहते थे कि किस तरीके से इंडिया के जो बुक्स है उसको ट्रांसलेट किया जाए, किस तरीके से उसको पढ़ा जाए। अकबर के टाइम पे भी बहुत सारा ट्रांसलेशन का जो है पीरियड चलता था। तो मुगल मुगल जो राजा होते थे वो तो ट्रांसलेट करवाने का काम करते ही थे, इसके अलावा जो छोटे छोटे जो किंग होते थे, राजा जो होते थे, वो भी क्या करते थे, इन सब कामों को इनकरेज करते थे। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर किसी किताब जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई है, जिसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, नई नई जानकारी लिखी हुई है, तो इंडिया के लोग तो उसको नहीं समझ पाएंगे, हर आदमी जिसको अरबिक आती वही समझ पाएगा। तो अब अगर अरबिक को संस्कृत में ट्रांसलेट कर दिया जाए या हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाए तो ज्यादा लोग पढ़ेंगे कि नहीं, ज्यादा लोग पढ़ेंगे तो एजुकेटेड होंगे कि नहीं, किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो करने से बचेंगे कि नहीं, बिल्कुल बचेंगे। इसीलिए सारे जो किंग्स जो होते थे वो ट्रांसलेशन को क्या करते थे, अलाउड करते थे। This was the age when the munsis and the munims become indispensable। ये उस समय का पीरियड है जिस समय जो मुंशी जो होते थे, जो मुनीम जो होते थे, आप पिक्चरों में देखते हो ना मुनीम होता था, उसी तरीके से उस समय मुंशी और मुनीम होते थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता था। नो रूलर कुड एडमिनिस्टर हिज किंगडम विदाउट दिस एजुकेटेड मैनेजर एंड द अकाउंटेंट्स। इसको इंग्लिश में बोला जाता है मैनेजर एंड अकाउंटेंट्स। और उस समय का कोई भी राजा हो, चाहे मुगल हो चाहे कोई भी हो, इन मुंशी और मुनीम के बिना जो है क्या कर सकते थे, अपना राज्य जो है अच्छे तरीके से नहीं चला सकते थे। क्योंकि हर राजा पढ़ा लिखा हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अकबर जो था वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से उसने मैनेज किया था कि नहीं, अपने पीरियड के टाइम में, अपने पीरियड में जो है बहुत अच्छे से उसने अपने राज्य को मैनेज किया था। किसके हेल्प से, इन्हीं जैसे मुनीम और मुंशीस लोगों के हेल्प से। तो अगर राज्य को बहुत अच्छे से चलाना है तो हमें मैनेजर्स और अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। आज भी देखो, आज के डेट में हमारे एक तरीके से राजा की बात करें तो राजा कौन है, प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर अकेले कंट्री को चला सकता है, नहीं। उसके लिए बहुत सारे जो मैनेजर्स चाहिए, बहुत सारे मिनिस्टर्स चाहिए, बहुत सारे अकाउंटेंट चाहिए,
बहुत सारे आईएएस ऑफिसर चाहिए। तो उस समय ऐसा भी था कि अगर किसी स्टेट को अच्छे से चलाना है तो अकाउंटेंट और मैनेजर की जरूरत पड़ती थी। अब ये क्या करते थे अकाउंटेंट और मैनेजर जो होते थे, they wrote many books about the Mughal period. Their analytical skill and descriptive power are reflected in this treatise. अब ये क्या करते थे, ये बहुत सारी किताबें लिखते थे किस पर, मुगल पीरियड से रिलेटेड, कि मुगल पीरियड में क्या क्या होता है, राजा किस तरीके से काम करता है, कौन सा फैसला सही था, कौन सा फैसला गलत था, जो बेसिकली आज आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो ना, उस समय वो बुक्स लिखते थे उसके बारे में, पूरे किसी एक मुगल राजा के बारे में। The middle class during the Mughal period was one more striking features is represent a mixed Indian and Central Asian culture. इसके अलावा जो इंडिया में उस समय के जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, जैसे मुनीम हो गया, मुंशी हो गया, ये जो है एक नया एक कल्चरल चेंजेस लेकर आए थे, जो कि मिक्स्ड कल्चर था। वो था इंडियन कल्चर और सेंट्रल एशिया के कल्चर, क्योंकि मुगल जो थे वो पहले कहाँ के थे, सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। तो हमारे इंडिया का अलग तरीके से अपना कल्चर था, लेकिन जब वहां से सेंट्रल एशिया से लोग जो आए इंडिया में रूलिंग करने के लिए, उनका कल्चर भी क्या हो गया, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि किस तरीके से जो है सेंट्रल एशिया के कल्चर थे वो इंडिया के कल्चर के साथ आकर मिल गए, और इसको प्रमोट करने का काम किसने किया, मिडिल क्लास लोगों ने किया, मुनीम लोगों ने, मुंशी लोगों ने किया। The people took inspiration from all these different sources, और जितने भी लोग जो होते थे अलग अलग रिसोर्सेज से क्या करते थे, इंस्पायर होते थे, अलग अलग बुक्स को पढ़कर, ट्रांसलेशन वाले बुक को पढ़कर। This influenced the way they lived and the lifestyle they adopted. उनको बहुत सारे किताबें पढ़कर समझ में आता था कि किस तरीके से उनका लाइफस्टाइल चल रहा है, कौन सी लाइफस्टाइल को उनको अपनाना चाहिए, क्या उनके राइट्स होने चाहिए, क्या उनके ड्यूटीज होने चाहिए, ये सब किताबें पढ़कर वो सब सीख रहे थे। That was not all. Though they depended on the emperor and kings for their livelihood, they were bound by the independence, even criticizing them. ये जो मुनीम और मुंशी जो होते थे वो राजा के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं लिखते थे, वो राजा के यहाँ काम करते थे, लेकिन राजा के बारे में गलत चीजें अगर होती थी तो उसको लिखते भी थे, उसका क्रिटिसिज्म भी करते थे कि यहाँ पर राजा ने गलत किया, ये राजा का ये डिसीजन गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे मुंशीज ने लिखा था किसके बारे में, औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब आपको पता होगा कि ये बहुत एक क्रूर जो है क्या था, मुगल राजा था, जिन्होंने हिंदू कल्चर में या हिंदुइज्म में जो है बहुत ज्यादा डैमेज किया था। बहुत सारे मंदिरों को तोड़वा देता था, वहां पर मस्जिद बनवा देता था, बहुत सारे हिंदू लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट करवाता था इस्लाम में। तो उसके जो मुंशी जो होते थे वो औरंगजेब के बारे में लिखते भी थे, गलत गलत बातों को भी लिखते थे, कि ऐसा नहीं कि हम उसके यहाँ काम करते हैं तो हम अच्छी अच्छी बातें ही लिखें, ऐसा नहीं है। वो उनका क्रिटिसिज्म भी जो है करते थे। There was one other significant difference between the India and Europe. इसके अलावा जिस तरीके से यूरोप में जो एजुकेशन चलता था बुक्स के थ्रू, उसी तरीके से इंडिया में भी एजुकेशन चलता था, ट्रांसलेशन चलता था, ताकि लोग को एजुकेटेड किया जा सके। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस क्या था कि यूरोप इतना ज्यादा डेवलप हो गया था कि वहां पर प्रिंटिंग प्रेस जो है काफी ज्यादा मात्रा में आ गया था। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने से क्या कर सकते हो आप, एक टाइम पे एट अ टाइम बहुत सारे बुक पब्लिश कर सकते हो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। उस समय इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस जो है उतना ज्यादा नहीं आया था, नेग्लिजिबल था, प्रिंटिंग प्रेस था ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर बुक लिखने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। तो जिस रेट से यूरोप में एजुकेशन फैल रहा था, हमारे यहाँ उतना रेट से एजुकेशन जो है नहीं फैल रहा था। क्यों? क्योंकि एक बुक को लिखने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, जबकि उनके पास प्रिंटिंग मशीन थी, एक बार में 100, 200, 1000 बुक्स जो है क्या होती थी, बड़े आराम से पब्लिश हो जाती थी। अब पढ़ते हैं हम लोग मुंशी और मुनीम के बारे में। देखो, ड्यूरिंग मुगल टाइम दीज पीपल वर्कड इन अ रूरल कोर्ट एंड द विद मर्चेंट, दे परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क such as correspondence, preparing legal document, maintaining the book of account, writing about the various event etc. ये मुनीम और मुंशीज जो होते थे वो किसी राजा के दरबार में काम करते थे और किसी मर्चेंट के साथ काम करते थे। इनका काम क्या होता था, इनको जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क दिया जाता था, मतलब प्रशासन से संबंधित किस तरीके से मेंटेनेंस करना है, किस तरीके से लॉ को चलाना है, इस तरीके का काम वो देखते थे। इसके अलावा लीगल डॉक्यूमेंट देखते थे, कि जब उस समय जब वॉर होता था किंग्स के बीच में तो ट्रीटीज होती थी, आपने देखा होगा कि बहुत सारी ट्रीटीज होती हैं, इलाहाबाद की ट्रीटी हो गया, मालगांव की ट्रीटी हो गया, तो उस समय ट्रीटीज होती है। वो ट्रीटी का डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनेगा उसको देखते थे। उसके अलावा कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, उसके बारे में ये लोग देखते थे। उसके अलावा किसी राजा ने कोई लड़ाई जीत ली, कुछ अच्छा काम किया, उसके बारे में भी ये क्या करते थे, लिखते थे। Around 1689, a writer from Chhattisgarh, Ratanpur Kingdom, wrote a satirical poem, Khub Tamasha.
जिस तरीके से इंडिया में ये सिस्टम चल रहा था ना, हमारे छत्तीसगढ़ में उस समय बिलासपुर के रतनपुर में भी, रतनपुर किंगडम में जो है एक राइटर थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था, यहाँ पे देखो नाम दिया होगा, खूब तमाशा इन्होंने जो है लिखा था, और इनका नाम था गोपाल मिश्र। यहाँ पे नाम नहीं दिया है, गोपाल मिश्र गोपाल मिश्र उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में राइटर थे जिन्होंने खूब तमाशा लिखा है। तो आप इसका नाम लिख भी सकते हो, गोपाल मिश्र वाज द पर्सन या और राइटर हु राइट खूब तमाशा इन 1689 ड्यूरिंग द रतनपुर किंगडम। तो जिस तरीके से इंडिया में बड़े-बड़े राजाओं के यहाँ इस तरीके के मुंशी होते थे, हमारे छत्तीसगढ़ में भी किंगडम्स में होते थे जो कि बहुत अच्छी-अच्छी किताबें जो है लिखते थे। His work clearly reflect mixed culture influence. The two words in the title are Persian origin. और इन्होंने जो खूब तमाशा लिखा हुआ है, इसको पढ़कर हमें समझ में आता है कि उस समय के जो लोग जो थे, वो सिर्फ इंडिया के कल्चर को फॉलो नहीं करते थे, बल्कि मिक्स्ड कल्चर को फॉलो करते थे। इनके किताब के नाम से ही देखा जा सकता है कि किस तरीके से उस समय के जो कल्चर जो थे वो मिक्स थे। इनके किताब का नाम क्या है, खूब तमाशा, और ये खूब तमाशा पर्शियन ओरिजिन से जो है आया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस उस समय जो है हिंदी, संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक किस तरीके के कल्चर जो है आपस में क्या होते थे, मिक्स होते थे। ठीक है। अब देखो, जिस तरीके से हमने देखा कि यूरोप में चेंजेस हो रहे थे, इंडिया में चेंजेस हो रहे थे, अब एक और चेंजेस हो रहा था आर्ट्स के फील्ड में। आर्ट्स के फील्ड में मतलब मतलब घर बनाने के तरीकों में, मंदिर बनाने के तरीकों में, बड़े-बड़े बिल्डिंग्स बनाने के तरीकों में भी जो है क्या होने लगा था, चेंज जो है होने लगा था। अब वो चेंजेस क्या है देखते हैं। One other change in India and the several other countries was flowering of the creative arts after the 1300. 1300 के बाद इंडिया के अलावा बाकी सारे देश के लोगों, बाकी विश्व के अलग-अलग देशों में जो है एक नया चेंजेस देखने को मिला, वो है घर बनाने के तरीके में, आर्ट एंड कल्चर में। The most visible impact of this new wave of creativity was seen in architecture. और ये जो भी नया क्रिएटिविटी का जो वेव जो था, इसको हम लोग देख सकते हैं आर्किटेक्चर में, कि आर्किटेक्चर किस तरीके से चेंजेस होते थे। When the Turks come to India, they brought with them new building techniques such as use of domes and the arches. अब देखो, जब टर्क जो है, जो टर्क बोलते हैं वो कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से ही आए थे, बेसिकली आप मुगल ही समझ सकते हो। तो जब टर्की के लोग या टर्क्स लोग जब इंडिया में आए थे, तो अपने साथ नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए थे, और वो टेक्नोलॉजी क्या थी, बिल्डिंग बनाने की। और बिल्डिंग उनकी कैसी होती थी, डोम्स होते थे उसमें, और आर्चेस होते थे। डोम का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक फ्लोर बना दिया गया बहुत सारे यहाँ पर वो करके, और ऊपर में इस तरीके से जो है डोम बना दिया जाता था। आप देखोगे, आप मस्जिद अगर गए होगे तो मस्जिद का जो शेप जो होता है वो डोम शेप में होता है। ठीक है। तो उसी तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो अपने साथ लेकर आए थे। इसके अलावा और नई नई टेक्नोलॉजी भी लेकर आए थे। फिगर 6.3 shows pillar supporting the weight of the roof of a Greek temple. अगर हम लोग ग्रीक में देखें, ग्रीक मतलब आप समझ सकते हो सेंट्रल एशिया, यूरोप में, वहां के जो मंदिरें जो बनी होती थी उसमें इस तरीके के कॉलम बने होते थे, पिलर्स बने होते थे। और जाके ये जो ऊपर का जो वेट है, छत का जो रूफ का जो वेट है, वो वेट इन पिलर्स के थ्रू क्या किया जाता था, सपोर्ट किया जाता था। वहीं पर हमारे इंडिया के जो कंस्ट्रक्शन जो होते थे, आर्किटेक्ट जो होते थे, वो इस तरीके से होते थे। इनमें पिलर्स भी होते थे, वर्टिकल पिलर्स भी होते थे, और हॉरिजॉन्टल पिलर्स भी जो है होते थे। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से वहां पर आर्किटेक्चरल वर्क जो है होता था। यूरोप में अलग तरीके का आर्किटेक्चर कल्चर था, हमारे इंडिया में जो है अलग होता था। और ये जो टेम्पल जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारे छत्तीसगढ़ का ही है। कहाँ का है, खजुराहो का है। अब आपसे एक होमवर्क पूछूंगा भैया, कमेंट करके बताना, ये जो खजुराहो टेम्पल है, ये छत्तीसगढ़ के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अच्छा ये कहाँ पर है पहले ये बताना। और इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का खजुराहो, खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़, ये भी जो है बोला जाता है। ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक देखेंगे हम लोग। अगले वीडियो देखो, यहाँ पर फिर से आपको दो डिफरेंस दिख रहा होगा कि किस तरीके से रोमन जो था वो इस तरीके से बना होता था, फ्रांस के स्ट्रक्चर जो होते थे इस तरीके से बने होते थे। ये हम लोग यहाँ तक देखेंगे। इसके अगले वीडियो में फिर हम लोग यहाँ से जो है कंटिन्यू जो है करेंगे कि और किस किस तरीके के शेप्स जो होते थे जिस पर बिल्डिंग वगैरह का कंस्ट्रक्शन काम जो है किया जाता था। तब तक आप वीडियो को अच्छे से लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।